नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात एक बेहद गंभीर मुद्दे की, जिसने कामकाजी लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह मुद्दा है काम खत्म होने के बाद भी दफ्तर के निर्देशों आदेशों में उलझे रहना। इसने वर्क लाइफ बैलेंस बुरी तरह बिगाड़ दिया है। इस बीच खबर है कि लोकसभा में इसी मुद्दे पर एक निजी बिल पेश किया गया है, डिसकनेक्ट बिल 2025। क्या है इस बिल में और ये क्यों जरूरी होता जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ऑफिस में इसी तरह का आजकल दृश्य नजर आता है, खासतौर पर जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनियां हैं या और भी तमाम जगह। कल्पना कीजिए, शाम 7 बज गए और आप घर पहुंचे, जूते उतारे ही थे कि फोन बज उठा। फोन बॉस का था। आवाज आई, अरे यार वो प्रेजेंटेशन अभी भेज दो। ऐसे में दिल करता है कि फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन डर लगता है कहीं प्रमोशन न रुक जाए। ये कोई कल्पना नहीं है। आज करोड़ों लोग ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये उनका हाल है। मोबाइल फोन और इंटरनेट गले में पड़े पट्टे की तरह हो गए हैं, जिसको कभी भी कोई भी दूर से खींच सकता है। ऐसा लगता है कि 24 घंटे दफ्तर में ही उलझे हुए हैं। छुट्टे के दिन बाजार में खरीदारी करते वक्त अचानक बॉस का फोन आ सकता है, कोई अर्जेंट काम बताया जा सकता है। यह माहौल कर्मचारियों की सेहत पर बेहद बुरा असर डाल रहा है। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि इस दर्द को खत्म करने के लिए ना सही, उस पर चर्चा करने के लिए सही, लोकसभा में एक बिल तो आया है। नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। डिस्कनेक्ट यानी असंबद्ध, किसी चीज से अलग हो जाना। सुप्रिया सुले ये सांसद हैं एनसीपी की। इन्होंने ये बिल पेश किया है एक प्राइवेट मेंबर बिल की तरह, यानी एक निजी बिल है। ये बिल कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद डिस्कनेक्ट करने का कानूनी हक देता है। यानी एक बार आप दफ्तर से बाहर गए तो आपको यह हक है कि दफ्तर से आने वाले किसी कॉल को आप इंटरटेन ना करें, यानी उसका जवाब ना दें। जो नियोक्ता है, यानी जो कंपनी चला रहा है, वो इमरजेंसी की स्थिति में कॉल कर सकता है, लेकिन कर्मचारी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। बिल उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव देता है जो डिस्कनेक्ट होने के अधिकार की अनदेखी करते हैं। सरल शब्दों में, अगर आपका बॉस रविवार को कॉल करे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बिना डरे कि प्रमोशन पर असर पड़ेगा। हालांकि निजी क्षेत्र में यह साबित कैसे होगा कि प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, यह एक अलग बात है। बहरहाल मकसद है कि काम के घंटों के बाद और छुट्टियों पर काम से जुड़े कॉल, ईमेल या मैसेज का जवाब न देना लोगों का हक हो। मतलब आप ऑफिस के बाहर वाकई ऑफ हो सकते हैं। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा क्षेत्र की प्रतिनिधि हैं, लेकिन लगता है कि पुणे में काम के दबाव में जान गंवाने वाली एना की तस्वीर उनके जहन में अभी तक लगातार शोर मचा रही है। आपको याद है एना की कहानी? भूल गए हो तो बता देते हैं। यह है एना सेबेस्टियन। केरल की रहने वाली थी, 26 साल उम्र थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। 21 जुलाई 2024 को अचानक इसकी मौत हो गई। अचानक। वजह थी काम का अत्यधिक दबाव। वो ईवाई यानी अर्न्स्ट एंड यंग में काम करती थी, जो दुनिया की 4 सबसे बड़ी ऑडिट एंड कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है। एना ने 2023 में सीए की परीक्षा पास की थी। जाहिर है बहुत उत्साह रहा होगा। वो 4 महीने से ईवाई के पुणे कार्यालय में काम कर रही थी और एना के पिता शिबी जोसेफ ने तब कहा था कि एना देर रात 12:30 बजे तक काम करती थी। उसे नौकरी छोड़ने की घर वालों ने सलाह भी दी थी, लेकिन एना ने जोर देकर कहा था कि इस काम से उसका अनुभव बढ़ेगा। यह मामला देश भर में चर्चित हुआ जब एना की मां अनीता ऑगस्टाइन ने सितंबर में ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को एक पत्र लिखा। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि एना सिर्फ 4 महीने ईवाई में थी, लेकिन नई जगह लंबे काम के घंटों ने उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। आगे लिखा कि कंपनी के मैनेजरों ने एना के अंतिम संस्कार में भाग भी नहीं लिया और बाद में संपर्क तक नहीं किया।
अनीता ने अपील की कि ईवाई कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता दे ताकि उत्पादकता के नाम पर जिंदगियां बर्बाद ना हो। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा काम। यह पत्र ईवाई के पुणे ऑफिस से लीक हो गया और जल्दी ही इंटरनेट पे छा गया। इस वायरल पत्र की वजह से पूरे देश में टॉक्सिक वर्क कल्चर पर बहस छिड़ गई। आखिर उस काम का क्या मतलब जब कर्मचारी अपनी जान से हाथ धो बैठे या अपनी जिंदगी जीने के लिए उसके पास वक्त ही न बचे। ये तो गुलामी जैसी हालत है। वैसे पूरी दुनिया में ये बहस चली है और कई देशों में रास्ते निकाले भी गए हैं, कानून बने हैं। जैसे फ्रांस ने 2017 में सबसे पहले कानून बनाया कि 50 से ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनियों को रात में मैसेज करने की मनाही है। और बेल्जियम में कानून है कि कर्मचारी रात 8 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाएंगे। पुर्तगाल, बॉस अगर आफ्टर आवर्स मैसेज करे तो जुर्माना हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में एक डिस्कनेक्ट बिल पास कर दिया है, यानी वैसा ही डिस्कनेक्ट बिल जो अब भारत के संसद में आया है। यानी ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारी कानूनी तौर पर कह सकता है, सॉरी बॉस, अभी मेरा परिवार का समय है। मतलब दुनिया कह रही है इंसान को इंसान समझो, रोबोट नहीं। पर एआई का डर सामने है। लोगों को लग रहा है कि नौकरी ना चली जाए, इसलिए रोबोट बनने के लिए भी लोग तैयार हैं। दुनिया में जैसी बेरोजगारी है, खासतौर पर भारत में, ये स्वाभाविक है। वैश्विक नौकरी प्लेटफॉर्म इंडीड ने पिछले साल भारत में एक सर्वे किया। उस सर्वे में क्या निकला वो हम आपको बताते हैं। सर्वे में पाया गया कि 88% लोग काम खत्म होने के बाद मैसेज कॉल की समस्या से परेशान है। उनके पास आते हैं मैसेजेस, कॉल, 88%। और 85% लोगों के पास छुट्टी के दौरान ऑफिस से कॉल आता है। 79% लोग डरते हैं कि अगर ऑफिस से आए मेल या मैसेज का जवाब नहीं दिया तो नौकरी जा सकती है, प्रमोशन पर असर पड़ सकता है। वैसे 63% ऐसे भी जेनजी वाले हैं, जेन जेड। उन्होंने कहा कि यदि उनको डिस्कनेक्ट करने का अधिकार नहीं मिला तो वे नौकरी छोड़ने पर विचार करेंगे। यानी जो जेनजी है वो इस हाल में बहुत दिन काम करेगी नहीं, नौकरी छोड़ देगी। वैसे नियोक्ता भी इस पर सोच रहे हैं और 81% ने कहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से ऐसी स्थिति रही तो कुशल स्टाफ कम हो जाएगा, यानी लोग नौकरियां छोड़ सकते हैं। लेकिन इन्हीं में से 66% ये भी मानते हैं कि काम खत्म होने के बाद संपर्क करना ज़रूरी है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। ये कंपनी के मालिकान कहते हैं, यानी असल चीज़ है मुनाफा। अब इंसान रोबोट बने या जैसे भी करे, काम तो रोबोट वाला ही लिया जाएगा। हैरानी की बात है कि बड़े बड़े लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर इसकी खुलेआम पैरवी कर रहे हैं। मसलन ये LNT के CEO SN सुब्रमण्यम हैं और ये हैं इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति, चेहरा आप पहचानते होंगे। सुब्रमण्यम साहब ने तो 90 घंटे काम करने की बात कही, यानी आप हफ्ते में 6 दिन काम करिए, 90 घंटे यानी 15 घंटे रोज। और नारायण मूर्ति ने थोड़ी रियायत की तो ये 70 घंटे की बात करने लगे। इन्होंने कहा कि यंगस्टर्स को यानी नौजवानों को 70 घंटे हर सप्ताह काम करने चाहिए, यानी लगभग 12 घंटे रोज। वर्क लाइफ बैलेंस में इन लोगों का कोई यकीन नहीं है। इनका मानना है कि बस कंपनी का मुनाफा बढ़ता रहना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहनी चाहिए। जाहिर है इन बातों का विरोध हुआ तो फिर नारायण मूर्ति जी ने कहा, नहीं, मैं इसे अनिवार्य बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कर सके वो करें। लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि इससे किसी भी शख्स की जिंदगी, उसकी सेहत कैसे प्रभावित होती है? आखिर कम उम्र के लोग आजकल गंभीर बीमारियों के शिकार यूं ही नहीं हो रहे हैं। जरा देखिए 12 घंटे की शिफ्ट का क्या असर होता है। जो तनावग्रस्त कर्मचारी हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। उनकी एक तो कार्यकुशलता घटती है, सतर्क रहने यानी अलर्ट रहने की जो क्षमता है वो घट जाती है और गलतियों की आशंका बढ़ जाती है।
ये तो चलिए प्रोडक्टिविटी का मसला है। अब उनका मसला दिल की बीमारी, डायबिटीज, डिप्रेशन, इन सब की आशंका बढ़ती है और शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता का तंत्र, वो कमजोर हो जाता है। इससे कर्मचारी में तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। यानी बॉस का गुस्सा घर में उतारा जाने लगता है और घर की जो जिंदगी है, जो शांति है, वो नष्ट हो जाती है। हैरानी की बात है कि इतने अध्ययन हुए हैं इस संबंध में, उसके बावजूद नए श्रम कानूनों में एक दिन में 12 घंटे काम कराने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि पुराने कानून के हिसाब से एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता था। वैसे 8 घंटे का मामला भी यूं ही नहीं तय हुआ, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। मजदूर वर्ग को यह शानदार उपलब्धि किसी समाजवादी देश में हासिल नहीं हुई, एक पूंजीवादी देश में इसके लिए संघर्ष हुआ था और वो देश था अमेरिका। इतिहास की किताबों में यह बैनर अभी भी मिल जाता है, 8 आवर मूवमेंट। अमेरिका में 19वीं सदी में आंदोलन चला था जिसे 8 आवर्स मूवमेंट कहते थे, यानी काम के घंटे 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन या सामाजिक दूसरी गतिविधियां। एक सभ्य समाज में दिन इसी तरह होना चाहिए, ऐसी मांग की गई थी। दरअसल औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका में एक विशाल मजदूर वर्ग पैदा हुआ था। उस समय अमेरिका में मजदूरों को 12 से 18 घंटे तक खटाया जाता था। बच्चों और महिलाओं को 18 घंटे तक काम कराना आम बात थी। अधिकांश मजदूर अपने जीवन के 40 साल भी पूरे नहीं कर पाते थे। अगर मजदूर इसके खिलाफ आवाज उठाते थे तो उन पर निजी गुंडों, पुलिस और सेना से हमले करवाए जाते थे। 1877 से 1886 तक मजदूरों ने अमेरिका भर में 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग पर एकजुट होना, संगठित होना शुरू कर दिया और 1886 में पूरे अमेरिका में मजदूरों ने 8 घंटा समितियां, यानी 8 आवर्स कमेटियां बनाई। शिकागो में मजदूरों का आंदोलन सबसे तेज था और 1886 में शिकागो में एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हो गई, पुलिस के साथ झड़प हुई, खूनी प्रदर्शन हुआ, कई लोग मारे गए, मजदूरों का झंडा लाल हो गया। कई मजदूरों को बाद में इसके एवज में फांसी दी गई। 1 मई को मजदूर दिवस उसी की याद में मनाया जाता है। बहरहाल अंत में मजदूरों की जीत हुई और 1938 में अमेरिका में कानून बन गया। क्या कानून? कि हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम कराओगे तो 2 गुना पैसा देना पड़ेगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि 8 घंटे काम, 48 घंटे से ज़्यादा हफ्ते में काम नहीं लिया जाना चाहिए, यानी 8 घंटे रोज। भारत 1919 से ही ILO का सदस्य है, लेकिन लगता है कि कानून की मूल भावना भुला दी गई है। जब दुनिया में हफ्ते में 4 दिन काम कराने पर बहस हो रही है तो भारत में 12 घंटे काम कराने की छूट देने वाले लेबर कोड लागू हो गए हैं। फिर भी डिस्कनेक्ट बिल एक उम्मीद है कि इस गंभीर मुद्दे की गूंज संसद तक पहुंच गई है, चर्चा हो सकती है, होनी चाहिए। यह अलग बात है कि प्राइवेट मेंबर बिल पास होने की उम्मीद ना के बराबर होती है। ऐसा कोई भी बिल तभी कानून बन सकता है जब सरकार भी रुचि ले, यानी गेंद सरकार के पाले में है, जो नए श्रम कानूनों के जरिए 12 घंटे काम कराने की छूट देने का जश्न मना रही है। ऐसे में कोई उम्मीद करे भी तो कैसे। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.